इस्तकबाल। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी है इस्तकबाल। सभी लोग चले गए। मैं चिता और अपने जीवन के अंत को देखने के लिए वहीं रुक गई। फिर अचानक भयंकर तूफान से न जाने कब चिता में से एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उछलकर मुझ पर आ गिरा और उसने मुझे भी जला दिया। अमित का दिया हुआ आखिरी जख्म समझकर मैंने टुकड़ा झट से दूर फेंक दिया। यह उन शोहरतों का टुकड़ा था जिसे पाने के लिए अमित ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। अचानक मैंने देखा, यह वही शील्ड का टुकड़ा था जो अमित ने मौत से 3 दिन पहले ही कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे जाने पर हासिल किया था। पूरी ज़िंदगी वह उसी शोहरत के पीछे भागता था। न जाने मेरे कितने अरमानों का गला घुटता चला गया। अमित की मंजिल मैं नहीं बल्कि कुछ और ही थी। वो नज़र में फिर कभी महसूस न कर सकी जो अमित से पहली बार मुझे मिलते समय महसूस हुई। अमित की और मेरी मुलाकात मेरे कॉलेज में हुई थी। वह कॉलेज में अपने फ्रेंड के साथ एनुअल फंक्शन में आया था। मेरा स्टेज पर कथक डांस परफॉर्मेंस था। फंक्शन के बाद वह मेरे पास आया और बोला कि मैंने अभी अभी आईएएस क्लियर किया है और अपॉइंटमेंट होना बाकी है। आपका नृत्य देखकर मैं आपसे मिले बिना नहीं रह सका। मैंने अभिवादन कर दिया। वह मुझे देखता रहा और कह गया, आप मेरे दिल में बस गई है। फिर से मिलने का वादा कर अमित चला गया। मैं प्रपोजल से स्तंभ रह गई थी। करीब 3 महीने बाद अमित मुझसे मिलने फिर आया। फिर उसने मुझसे मेरा नाम पता पूछा और कहा कि वह अपनी पोस्टिंग लेने चेन्नई गया था, इसलिए देर हो गई। मेरी चुप्पी में सहमति मान बैठा और अगले दिन मिलने के वादे के साथ चला गया। अगले दिन मैं भी मिलने गई। पता नहीं कितनी जल्दी में यह सब हो गया था। पढ़ाऊ किस्म का होने की वजह से वह रोमांस में थोड़ा कंजूस निकला। अमित बस यही कह पाया कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। हमारा मिलन शायद रब ने बना रखा था। मेरी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अमित ने मेरे पिता के पास जाकर प्रपोजल रखा। एक बाप घर पर आए आईएएस ऑफिसर के प्रस्ताव को कैसे मना कर सकता था। उन्होंने तुरंत मुझसे बिना पूछे ही हाँ भर दी। ससुराल में मैं ज़्यादा नहीं रह पाई। मैं अमित के साथ चेन्नई चली गई। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। वह अपने कार्य में व्यस्त रहते। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। मैंने समय को काटने के लिए एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अमित की व्यस्तता को देखकर मैं उससे कभी कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वह बहुत महत्वाकांक्षी इंसान था। मुझे प्यार वह बहुत बेहद करते थे, लेकिन वो एक स्त्री मन नहीं समझ पाए। शादी के तीसरे वर्ष मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उससे भी मिले अमित को कई महीने हो जाते। शायद वह भी मुझे ही माँ बाप दोनों समझने लगी। सौम्या कब बड़ी हो गई और कब स्कूल जाने लगी पता ही ना चला। मैं भी उसके स्कूल जाने के बाद अकेला महसूस करने लगी। घर में नौकर चाकर सौम्या के लालन पालन में कोई भी कमी नहीं रखते थे, तो मैंने भी वापस से स्कूल को ज्वाइन कर लिया। अमित अपनी उपलब्धि का कोई भी प्रतीक, ट्रॉफी सबसे पहले मुझे ही ला कर देते और मैं उन्हें सेल्फ में सजा देती थी। एक दिन पुरानी एल्बम हाथ लग गई, वही तस्वीर जो मैंने और अमित की पहली मुलाकात की थी। उस दिन के बाद आज तक अमित ने मेरा डांस देखने की तमन्ना नहीं की। आज दिल ने फिर से एक आवाज़ लगाई। मैंने एक गाना लगाया और पैर वही थिरकने लगे। अब मैं रोज़ाना सौम्या के स्कूल जाने के बाद डांस की प्रैक्टिस करने लगी। एक दिन डांस एकेडमी में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर दिया। मेरे प्रोग्राम की डेट फिक्स हो गई। यह बात मैंने अमित से शेयर की तो उन्होंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जुनून ए शोहरत बस मेरे दिल पर सवार हो गया। शोहरत के पीछे मैं भी भागने लगी। मुझे भी लोगों की भीड़ भाने लगी। मेरे फ़ोटो न्यूज़पेपर में छपने लगे और एक पहचान बनती चली गई।
सौम्या स्कूल से कब आती जाती इसका पता मुझको नहीं रहता था। उसे आया ही पालती थी। मैं भी अब धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। एक दिन अचानक आया ने कहा, मुंह मीठा करो, सौम्या के 10th के बोर्ड में 75% मार्क्स आए हैं। मैंने सौम्या को बुलाया तो आया बोली, मेम साहब वो तो रात से ही दोस्तों के पास है, उन्होंने वहीं रहकर जश्न मनाने का सोचा। मैंने कहा, तुमने जाने क्यों दिया? वो बोली, मेम साहब आप सब भी तो बाहर रहते हैं, वह एक दिन बाहर रह लेगी तो क्या हो जाएगा। उस दिन मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे झटका लगा और मैं सौम्या का इंतज़ार करती रही, लेकिन रात तक वह नहीं आई। मैंने आया से पूछा कि वह क्या पहली बार बाहर गई है। नहीं नहीं मैम साहब, 2-3 बार गई है और अगले दिन आई है। आज तक क्या मैंने पूछा कि वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कितने दिन बाद आती है। इतने सवाल आज ही क्यों मेरे मन में आए। आज तक मैं कहाँ थी? मैं तो उसकी माँ थी ना। फिर भी मैंने उससे ये सब पूछने का अधिकार क्यों खो दिया। मैंने उसके दोस्त के घर फ़ोन किया। दोस्त ने कहा वह सो रखी है, शाम को घर आएगी। मेरे कमरे में सन्नाटा और मेरे नृत्य की तस्वीरें और मैं ही थे बस। जिन बच्चों के लिए माता पिता अपनी सारी खुशी छोड़ देते हैं, हमने अपनी खुशी के लिए सौम्या को अकेला, हमने अपना मन बाहर लगाया। तो सौम्या ने भी तो वही किया। हमने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बाहर की राह ली थी। वह तो बच्चा था, वह भी अपना अकेलापन दोस्तों के साथ दूर कर रही है, तो क्या गलत कर रही है। मैं सौम्या के कमरे में गई, आज जाने कितने साल बाद। मुझे देखकर सौम्या ने अनदेखा कर दिया। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर, बिल्कुल अमित की तरह। मुबारक हो बेटा, उसके थैंक्स का मैं इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वो अजनबी की तरह लेटी रही। फिर बोली, इतनी खुशी की कोई बात नहीं। लेकिन सौम्या ने एक बार भी मम्मा कहकर लिपटने की कोशिश नहीं की। मुझे उस पर क्रोध की जगह प्यार आ रहा था। मैं इस बार इतना खालीपन महसूस कर रही थी जितना शायद अमित से दूर रहने पर भी महसूस नहीं किया था। मैंने गॉड ब्लेस यू बेटा कहकर गुड नाइट के साथ अपने कमरे में आ गई। आज मुझे अमित की बहुत याद आ रही थी। आज मैं नहीं, मेरे कमरे की हर एक चीज़ मुझे चिढ़ा रही थी कि औरों को खुश करने वाली अपने बच्चों और पति को खुश नहीं रख सकी। मुझे अमित की चिंता नहीं थी, क्योंकि मैंने अमित को नहीं खोया था, अमित ने मुझे खोया था। जैसे आज मैंने सौम्या को। आज मुझे अमित में और मुझ में बिल्कुल फ़र्क नहीं लग रहा था। अमित की बेटी ने को बाप के नाम के अलावा अच्छा स्कूल, शान और शौकत विरासत में दी थी, और मैं तो उसकी माँ भी न बन सकी। क्या जो अमित ने मेरे साथ किया, इसका बदला था वह जो मैंने सौम्या से लिया। मैं अमित के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैं लपक कर फ़ोन की तरफ भागी। शायद अमित का ही हो, लेकिन प्रोड्यूसर का था। परफॉर्मेंस की डेट डिसाइड करने के लिए कह रहा था। रात के 1 बजे तक मैं अमित के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। सोच कर बैठी थी कि आज मैं वह सब कुछ बता दूंगी कि हम क्या खो चुके हैं। आज होने वाली नई सुबह का इस्तकबाल मैं अपने टूटे संसार को जोड़कर करना चाहती थी। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज अमित ने याद रखा। अक्सर वो कॉल बैक करना भूल ही जाते थे, लेकिन हमेशा की तरह फ़ोन पर अमित नहीं, उनका पीए ही बोला कि साहब देर से आए, मुझे आपको बताने के लिए कहकर सोने चले गए। मैंने कहा कि साहब जब उठे तो मेरी बात करवा देना। तभी अचानक फिर से फ़ोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। अमित का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाकर अनवरत बोलना जारी कर दिया। अमित, इतना क्यों काम करते हो कि मुझे भी फ़ोन पर बात करने के लिए पीए से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ।
अमित आ जाओ हमारे पास, क्या कमी है? क्यों ना हम फिर से साधारण सी ज़िंदगी शुरू करें और अपनी बेटी के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिएं। अमित तुम भी तो कुछ बोलो। और उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर एक आवाज़ ने मुझे रोक दिया। मैं बोल रहा हूँ मेम साहब। मैम वो आईसीयू में है, उन्हें कार्डियक अटैक आया है। मेरे हाथ से फ़ोन एकदम से गिर गया। ये क्या हुआ? जब मेरी आँख खुली तो ये अंधकार क्यों? ईश्वर इससे बड़ी सज़ा क्या दे सकते थे मेरी गलतियों की। जब भी मैं खुशी का इस्तकबाल करने की कोशिश करती हूँ, एक नई पहेली मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, जिसे सुलझाने में कई चीज़ों को दांव पर लगा देती हूँ। मैं कपड़े डालकर बेंगलुरु जाने की तैयारी में लग गई। सौम्या बोली, मम्मा आज आप कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? वो मैंने कहा, बेटा आज तेरे पापा को घर वापस लेने जा रही हूँ। तभी फ़ोन फिर से बजा। फ़ोन उठाते ही पीए ने कहा, मैम ही इज़ नो मोर। हम ही दिल्ली आ रहे हैं साहब को लेकर। मैं एकदम बुत बनकर खड़ी थी। सौम्या समझ नहीं पाई, मुझे बाहों में भरकर बोली, मम्मा क्या हुआ, पापा नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा, आज सब कुछ छोड़कर तेरे पापा घर आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है, चल एयरपोर्ट चलें। सौम्या बोली, आज तक हम पापा को लेने नहीं गए, आज क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा, बेटे आज उन्हें हमारे कंधे की ज़रूरत है, वह अब अकेले नहीं आ पाएंगे। वह बोली, माँ पापा इतना काम क्यों करते हैं? मैंने कहा, बेटा अब वो काम नहीं करेंगे, अब वह सारा काम छोड़कर घर आ रहे हैं। एक आंसू मेरी आंख से नहीं निकला। सौम्या समझ गई थी। उसने मुझे पहली बार आलिंगन में लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आज बहुत देर हो गई थी हमें अपनी ज़िंदगी की नई सुबह का इस्तकबाल करने में, पर मैंने अब पूरी तरह ज़िंदगी को जीने का मन बना लिया था। जो बचे हैं उनके लिए, जिसे अभी अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है उसके लिए। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। अमित की बॉडी दिल्ली आ चुकी थी। सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके मैं अमित को लेकर कभी ना वापस आने के लिए घर लेकर आ गई। अमित की बॉडी को संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी थी। अमित भी शांत थे और कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। इस बात का ही तो अफसोस रहा। कुछ तो कहता, बस सफ़र सफ़र और यह अंतिम सफ़र। तभी अमित का पीए आया, एक शील्ड और सर्टिफिकेट लेकर। बोला, साहब का अंतिम सपना, कल डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, आप रखिए। जैसे ही उसने मुझे थमा ही सामूहिक आवाज़ गूंजी, राम नाम सत्य है। शायद यही जीवन की सच्चाई है। शोहरत हम हमारे साथ ही ले जाते हैं, कोई याद नहीं रखता इस अवार्ड शोहरत को, लेकिन प्यार यदि दे जाए तो मरने के बाद भी अपनों के दिलों में बसे रहते हैं। सौम्या के आंसू अब नहीं निकल रहे थे, जैसे वो एकदम से बड़ी हो गई हो। तभी पीछे से गाड़ी आई, जिसमें सौम्या का दोस्त था, जिसे सौम्या ने हाथ से गाड़ी साइड लगाने को कहा। फिर सौम्या ने गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से 2 ब्रीफकेस निकाले और चिता की तरफ चल दी। मैं सकपका गई कि बेटी क्या करने जा रही है। मैं भागी। सौम्या ने चिता पर लगी लकड़ियों में वह सारी ट्रॉफियाँ, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट, न्यूज़पेपर जो अमित ने आज तक पाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी थी, अग्नि को सुपुर्द कर दी। सौम्या चीख कर रोते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे केवल मेरे पापा चाहिए थे, केवल पापा। कब रात बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। आज नई सुबह का इस्तकबाल हो रहा था। मैंने कई साल से उगता सूरज नहीं देखा था। मेरी ज़िंदगी की आज नई सुबह हो रही थी। मैं घर पहुंची। मेरे बिस्तर पर सौम्या सोती हुई नज़र आई। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अमित के खोने के गम के साथ सौम्या को पाने की खुशी को मैं
क्या नाम देती समझ ही नहीं पा रही थी। मेरी बेटी का आज मेरे दिल और मेरे घर में इस्तकबाल हुआ था। इस तरह से मैंने और सौम्या ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, एक नए इस्तकबाल के साथ। दोस्तों, जीवन में पैसा व शोहरत ही मायने नहीं रखती, परिवार सबसे बड़ी पूंजी होती है। परिवार को समय देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस कहानी के संबंध में अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।